कक्षा 7 गणित अध्याय 1 पूर्णांक के अंतर्गत हम आज व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध सारणी को पढ़ेंगे। व्यवकलन के अंतर्गत मतलब व्यवकलन माने घटाना। तो जब दो पूर्णांकों को घटाया जाता है, कल हमने योग पढ़ा था, तो योग में समृद्ध गुण पालन होता है। मतलब योग अगर दो पूर्णांकों का करेंगे तो कहीं न कहीं आगे जाके वो संख्याएं मिल जाती हैं। और इसी तरह जब दो संख्याओं को घटाते हैं तो क्या पूर्णांकों की लिस्ट में वो संख्या प्राप्त होगी या नहीं होगी, इसकी जांच इससे करना है। इसमें तो सारणी को देखिए और इसे पूरा करिए, ठीक है। तो व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध मतलब उस लिस्ट में कहीं ना कहीं उसके क्लोज में आनी चाहिए वो संख्या। तो कथन दिया हुआ है, एक तरफ प्रेक्षण दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं, फिर इनके कुछ प्रश्न हैं उनका जवाब देते हैं। तो यहाँ पहला कथन ये कह रहे हैं कि 7 में से 9 को घटाना है, यानी 7 धनात्मक पूर्णांक है और 9 धनात्मक पूर्णांक है और उनको घटाना है, मतलब ऋण करना है। 9 ऋणात्मक नहीं है, ध्यान रखना है। तो 7 में से जब 9 धनात्मक को कम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 2 ऋणात्मक, यानी ऋण 2 प्राप्त होता है। और ऋण 2 पूर्णांकों की लिस्ट में होता है, यानी क्लोज्ड होता है, यानी समृद्ध होता है। तो परिणाम एक पूर्णांक है। तो इसी तरह इन्होंने दूसरा प्रश्न दिया है कि 17 में से घटाना है ऋण 21 को, ठीक है ना। तो जब 17 में से ऋण 21 को घटाना है तो ये जो ऋण और ऋण क्या होते हैं, धन की तरफ चले जाते हैं। तो 7 और 1 8 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऋणात्मक संख्या का जब ऋण कम किया जाता है तो अपने आप धनात्मक, मतलब ऋण में ऋण का गुणा किया जाता है तो वो धन में बदल जाता है, यानी कि 38 और 38 एक पूर्णांक होता है। तो ये हम लिखेंगे कि परिणाम एक पूर्णांक है। परिणाम एक पूर्णांक है, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं कि ऋण 8 में से घटाना है या कम करना है ऋण 14, वही जैसे इसमें किया हुआ है। यानी जब ऋण में ऋण को खत्म करना है तो क्या होता है, धनात्मक, यानी कि 14 अब धन हो गया है और अब इसमें से 8 कम कर दीजिए। तो 14 में से 8 कम करने पर 6 आता है और 6 एक पूर्णांक है। तो परिणाम एक पूर्णांक है, इन्होंने पहले समझा रखा है इस पे। अब आपको इस वाले को चेक करना है कि ऋण 21 यानी ऋणात्मक है 21, यानी ऋणात्मक पूर्णांक में से कम करना है ऋण 10 को, मतलब इसमें से भी ऋण 10 कम करना है। तो क्या हो जाएगा, ये जो ऋणात्मक पूर्णांक को, जिस ऋणात्मक पूर्णांक को कम करना है वो धन में बदल जाएगा। और जब ये धन में बदल जाएगा तो ऋण 21 में से 10 कम कर दीजिए और परिणाम क्या रहेगा, जो चिन्ह बड़ा होता है। तो चिन्ह तो बड़ा 21 का है तो वो है ऋणात्मक, और 21 में से अब 10 को कम करना है तो बचता है 11। तो ये परिणाम क्या आ गया, ऋणात्मक, यानी ऋण 11 है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। और पर ये ऋणात्मक पूर्णांक तो पूर्णांक है, तो ये परिणाम एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक में बदल गया। परिणाम एक पूर्णांक है, तो परिणाम एक पूर्णांक मिल गया। अब इसमें से देखिए पांचवा क्या कह रहे हैं, 32 में से कम करना है, यानी घटाना है ऋण 17 को। फिर वही आ गया ना, जब ऋण में से ऋण को ही हटवाना होता है तो ऋण में ऋण का गुणा कर देने से वो क्या चल जाती है, वो धनात्मक बदल जाती है। तो 32 में से 17 को अब ये जुड़ जाएगा, क्योंकि ऋण और ऋण धन में बदल जाते हैं। कैसे, ऋण में ऋण का गुणा धन, यानी कि ऋण को खत्म करना, उसको बोल देते हैं गुणा करना ऋण का ऋण में। तो 2 और 7 हो जाता है 9 और 3 और 1 होता है 4, यानी कि ये सब बदल गया धनात्मक में। तो धनात्मक क्या है, ये 49 जो है धनात्मक है, और ये क्या होता है, ये भी एक पूर्णांक होता है। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, परिणाम एक पूर्णांक है। परिणाम एक पूर्णांक है। यहां से देखिए, अब ऋण 18 में से कम करना है ऋण 18 को ही कम करना है। ध्यान से देखिएगा, ऋणात्मक है 18 में से ऋणात्मक को ही घटाना है,
ऋणात्मक को ही घटाना है। तो जब ऋणात्मक को ही घटाना है, इसका मतलब ऋण को खत्म करना है, तो ये बन जाएगा धन। तो धन में से, यानी ये धनात्मक बन गया और ये ऋणात्मक, तो धनात्मक एक और एक ऋणात्मक, क्या बचता है परिणाम? शून्य। तो ये बन गया शून्य। और शून्य से शून्य एक पूर्णांक होता है, क्योंकि शून्य से दाहिनी तरफ धनात्मक और शून्य से बाएं तरफ ऋणात्मक होता है। तो शून्य एक पूर्णांक है, तो यहां पर लिखेंगे परिणाम एक पूर्णांक है। परिणाम एक पूर्णांक है। अब सातवां ले लेते हैं। 29 में से ऋण 29 में से शून्य को घटाते हैं। देखिए, अभी हम पूर्णांकों के जो गुण धर्म पढ़ रहे थे, जो कुछ जो मुख्य मुख्य बिंदु जो पढ़े हैं हम लोगों ने, उनमें से बताया था कि कोई सा भी पूर्णांक हो, उसमें से चाहे किसी भी शून्य को जोड़ दिए, मतलब शून्य को जोड़ देना या किसी भी पूर्णांक में से शून्य को घटा देने पे उसके परिणाम में कोई अंतर नहीं आता। तो ये 29 में से जब ऋण 29 में से शून्य कम करेंगे तो उसके परिणाम में कोई अंतर नहीं आता। इसका मतलब ये परिणाम ऋण 29 ही रहेगा। तो और ये ऋण 29 क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक एक परिणाम एक पूर्णांक है। तो इसमें भी परिणाम एक पूर्णांक है। परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारे को ये कथन को हल करने पर ये परीक्षण पूर्णांक मिले। अब यहाँ से प्रश्नों का जवाब देखते हैं। तो पहला प्रश्न ये कह रहे हैं, आप क्या देखते हो, इससे आपको क्या समझ में आया? और पढ़ क्या रहे? तो व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध, यानी घटाने पे क्या वो समृद्ध गुण का पालन करता है, यानी क्लोज्ड होता है उसके अंदर। तो आप क्या देखते हैं? तो हम क्या देख रहे हैं कि दो पूर्णांकों को घटाने पर परिणाम एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, यही तो हम देख रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं? तो हम देखते हैं कि परिणाम एक, दो पूर्णांकों को घटाने पर परिणाम एक पूर्णांक प्राप्त होता है, यही लिख देना है यहाँ पर। तो आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि दो पूर्णांकों को घटाने पर दो पूर्णांकों को घटाने पर परिणाम एक पूर्णांक प्राप्त होता है। एक पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी कि हम क्या देखें? दो पूर्णांकों को घटाते हैं, योग तो पढ़ चुके थे, व्यवकलन माने घटाना। दो पूर्णांकों का जब हम व्यवकलन करते हैं, वो घटाने माने ये व्यवकलन को ही घटाना बोलते हैं। तो आप घटाना भी लिख सकते हैं। वैसे शब्द व्यवकलन दे रहा है तो आप व्यवकलन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि व्यवकलन घटाने को ही बोलते हैं, ध्यान रखना। तो हम देखते हैं कि दो पूर्णांकों को घटाने पर, अगर यहाँ पर चाहे तो व्यवकलन, इसको यहाँ पर व्यवकलन, ठीक है, घटाना यानी व्यवकलन पर परिणाम एक पूर्णांक प्राप्त होता है। दूसरा कह रहे हैं कि क्या पूर्णांकों का कोई ऐसा युग्म है, यानी आप ये जो कथन का कोई ऐसा है जिसका अंतर पूर्णांक नहीं है, जिसको हम हल करने पर देखें कि ये पूर्णांक ना हो। तो ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं होता है। तो हम लिख देंगे इसका जवाब नहीं। ठीक है, इसका जवाब नहीं हो जाएगा। तो ये अगर पूरा लिखना हो तो हम लिख दे सकते हैं, नहीं पूर्णांकों का कोई ऐसा युग्म नहीं है जिसका अंतर पूर्णांक नहीं है। ठीक है। तीसरा कह रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है? बिल्कुल समृद्ध है। क्यों? क्योंकि जब भी हम दो पूर्णांकों को हल करते हैं तो परिणाम भी एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ है कि हम कह सकते हैं कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। तो हम लिख सकते हैं इसका जवाब हाँ। ठीक है। अब समृद्ध है तो इसका सूत्र भी बना सकते हैं कि यदि दो पूर्णांक, यदि a व b
दो पूर्णांक हो तो a ऋण b भी एक पूर्णांक होगा, b एक पूर्णांक होगा। ये इससे हमको ये पता चल जाएगा कि दो पूर्णांक होंगे, कैसे भी घटाओगे तो वो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अब आगे ये भी कह रहे हैं कि क्या पूर्ण संख्याएं भी इस गुण को संतुष्ट करती हैं। अब ध्यान रखिए, पूर्णांक तो ऋण शून्य से बाएं तरफ भी जाता है और शून्य से दाएं तरफ जाता है, लेकिन पूर्ण संख्याएं शून्य से बाएं तरफ नहीं जाती, यानी शून्य से आगे की तरफ ही चलती है, यानी शून्य से कम नहीं होती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं भी इस गुण को संतुष्ट करती हैं। यहाँ पर ध्यान देखिए, ये शून्य से पीछे की तरफ चला गया, ये शून्य से पीछे की तरफ, शून्य तो है, शून्य से पीछे की तरफ, तो ये पूर्णांक में तो मिल रहा है, लेकिन पूर्ण संख्याएं इस गुण को संतुष्ट नहीं करेंगी। अर्थात व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध गुण को पूर्ण संख्याएं संतुष्ट नहीं करती। तो इसका जवाब यहां पर लिख सकते हैं, क्या पूर्ण संख्याएं भी इस गुण को संतुष्ट करती हैं? तो नहीं करती, नहीं। और अगर आगे बढ़ना है तो पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध गुण को संतुष्ट नहीं करती। इसका जवाब भी यहां पर हल कर सकते हैं कि व्यवकलन के अंतर्गत व्यवकलन के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समृद्ध गुण को संतुष्ट नहीं करती हैं। समृद्ध गुण को संतुष्ट नहीं करती है। ये इसका जवाब हो गया। तो ये रहा हमारा व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध गुण।